नमस्कार। सृष्टि इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं संग्राम तोमर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है वो मध्य प्रदेश पीएससी के प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2024 का जो प्रीलिम्स है वो अप्रैल में प्रस्तावित है, 28 अप्रैल को। हो सकता है कि ये एग्जाम हो सकता है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी आचार संहिता है वो लागू हो चुकी है और इसकी वजह से इस एग्जाम के पोस्टपोन होने की काफी संभावना है। परंतु हमें अपनी तैयारी को जारी रखना है और इसी उद्देश्य से मैं आज आपके सामने मध्य प्रदेश पीएससी के जो यूनिट 6 है जिसमें इकोनॉमिक्स है, तो इकोनॉमिक्स को हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो आज की जो हमारी क्लास है वो हमारी जो क्लास है वो वित्तीय संस्थाओं पे होगी। जो बच्चे आज पहली बार मेरे साथ जुड़ रहे हैं उनको मैं बता दूं कि इस सिलेबस को हम कैसे कंप्लीट करेंगे, उसके जो लेक्चर हैं वो कैसे कंप्लीट होंगे, किस सीक्वेंस में होंगे, क्या क्या चीजें हम पढ़ेंगे और कौन कौन से लेक्चर कब कब लगेंगे। अगर आपको ये देखना है तो आप मेरा इससे पहले का जो वीडियो है हमारे चैनल पे आप उसको देखिए। तो उसी शेड्यूल के हिसाब से आज की जो हमारी क्लास है वो मध्य प्रदेश पीएससी में वित्तीय संस्थाएं एक टॉपिक है। जैसे ये शेड्यूल आपके सामने, इसको आप वॉच कर लेना। इस पे मैं क्योंकि डिस्कशन कर चुका हूं तो हम इस पे डिस्कशन ना करते हुए सीधे हम ये चलेंगे कि जो वित्तीय संस्थाएं हैं वो क्या है और वित्तीय संस्थाओं को पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि आखिर वित्त किसे कहते हैं, है ना। क्योंकि हम वित्तीय संस्थाएं पढ़ रहे हैं तो हमको वित्त भी पता होना चाहिए। जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि फाइनेंस क्या है ना, वित्त की डेफिनेशन क्या है, फाइनेंस किसे कहते हैं। तो फाइनेंस शब्द का जो इस्तेमाल है सामान्य तौर पर जो बैंकिंग की प्रक्रियाएं हैं या जो ऋण लेने की प्रक्रिया है, क्रेडिट से रिलेटेड कोई चीजें हैं, साख से संबंधित कोई चीजें हैं या कोई ऐसा विषय जो पूंजी बाजार से जुड़ता है, धन से जुड़ता है यानी कि मुद्रा से जुड़ता है और निवेश से संबंधित जितनी भी गतिविधियां हैं, जितने भी प्रकार हैं, वो सभी आपके फाइनेंस कहलाते हैं। या फिर फाइनेंस को आप ऐसे देख सकते हैं कि जो धन का प्रबंधन कह सकते हैं आप, या जो वित्त की जो आवश्यकता है, जैसे कोई संस्थान है अपने संचालन के लिए धन का मैनेजमेंट करता है या फिर वो अपने कहीं से भी धन की आवश्यकता यदि उसको है तो उसकी व्यवस्था जब वो करता है तो उसको भी फाइनेंस कहा जाता है। ठीक है, फाइनेंस जो टर्म्स है वो प्रोसेस को डिनोट करता है। कौन सी प्रोसेस? यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाली प्रोसेस और फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट की जो प्रोसेस है अगर वो फुलफिल हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? फाइनेंस बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस है, जैसे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग रिक्वायर्ड फाइनेंस। ठीक है, तो इन प्रोसेस या इस प्रक्रिया को वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से पूरा किया जाता है। और जो वित्तीय संस्थाएं हैं वास्तव में वो वित्त बाजार का काम करती है। अब ये वित्त बाजार क्या है? वित्त हमने देखा कि एक प्रक्रिया का नाम है। तो बाजार क्या है? बाजार उस स्थान को कहते हैं जहां पे ये जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट हैं उनका लेन देन होता है, उसको आप क्या कहते हैं? बाजार कहते हैं। देखिए, बाजार शब्द है ना वो कॉमनली यूज होता है, किसी के लिए भी यूज हो सकता है। जैसे कि आप सब्जी बाजार जाते हैं, आप कपड़ा मार्केट जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप ये कह रहे हैं कि कोई भी वस्तु जहां पे कपड़ों का लेन देन हो रहा है वो कपड़ों का मार्केट है। ठीक है, जहां पे सब्जी का लेन देन है वो सब्जी का मार्केट है। जिस भी वस्तु का जहां लेन देन होता है तो वो उसके लिए बाजार शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं। अब चूंकि हम शब्द किसके लिए बोल रहे हैं? वित्त बाजार। तो यानी कि जो वित्तीय उत्पाद हैं या वित्तीय प्रबंधन है उनका जो काम करती हैं उन संस्थाओं को वित्त बाजार के रूप में हम परिभाषित करते हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ पे ये समझना है कि वित्त बाजार में दो चीजें, जैसे मैंने बोला अभी ऊपर जो हमने परिभाषा देखी, इसमें ऋण से संबंधित काम, बैंक से रिलेटेड जो प्रोसेस है, आपके जो मुद्रा से रिलेटेड जो प्रोसेस है वो सभी इसमें आते हैं। तो जो चीज जो विषय धन से जुड़ा है उसको अपन क्या बोलेंगे? मुद्रा बाजार। और जो विषय पूंजी से जुड़ा है उसको अपन क्या बोलेंगे? पूंजी बाजार। तो मुद्रा बाजार को रेगुलेट कौन करता है? तो मुद्रा बाजार को रेगुलेट करती है आरबीआई और कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है सेबी, स्टॉक जो एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे और जो हमारी क्लास इस आज की क्लास के बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी वो हमारी आरबीआई पे ही होगी। लेकिन आज की क्लास में हम ये देखते हैं कि आखिर ये मॉनेटरी मार्केट है वो है क्या, मुद्रा बाजार क्या है, क्योंकि रेगुलेटेड बाय आरबीआई है। तो मुद्रा बाजार को हम यहाँ पे थोड़ा डिटेल में समझते हैं, मॉनेटरी मार्केट किसे कहते हैं। तो मुद्रा बाजार देखिए मैंने यहाँ पे आपको पहले ही बताया कि जहां पे मुद्रा का लेन देन हो वो मुद्रा बाजार होता है। इसकी जो डेफिनेशन क्या है वो हम अभी तुरंत देखेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है। लेकिन इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, संगठित मुद्रा बाजार यानी कि ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट, असंगठित मुद्रा बाजार अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट।
संगठित मुद्रा बाजार दो पार्ट में डिवाइड है, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान। ठीक है, अब ये जो बैंकिंग संस्थान क्या है, इस पे डिटेल में एक डायग्राम अगले पार्ट में हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान क्या है। इनको आप NBFI बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, NBFI, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। और ये दो पार्ट में डिवाइड है, एक AIFI के रूप में और एक NBFC के रूप में। AIFI मतलब ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान, और इसमें आते हैं नाबार्ड, एक्जिम बैंक, सिडबी, NHB और IDB। इन पे हम आगे की क्लास में डिटेल चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं सामान्यतः ये बता दूं कि AIFI का मतलब क्या है। AIFI वो संस्थान होते हैं जो अखिल भारतीय लेवल पे फाइनेंस से रिलेटेड काम करते हैं, लेकिन ये बैंकिंग संस्थान होते हुए भी आम आदमी का इसमें कोई खाता नहीं होता, आम आदमी की ये पहुंच से सामान्यतः बाहर होते हैं, लेकिन इनका काम ऑल इंडिया लेवल पे रीफाइनेंस या फाइनेंस का काम करने का होता है। जैसे नाबार्ड की अगर हम बात करें, क्या कभी आपने नाबार्ड में खाता खुलवाया, कभी आपने सोचा है कि नाबार्ड बैंक काम करती है लेकिन हमारा खाता क्यों नहीं? क्योंकि नाबार्ड का काम है वो एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलपमेंट करने के लिए, और ये बैंकों को फाइनेंस करती है, और इसकी जो फंडिंग है वो भारत सरकार के द्वारा या RBI के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो इसमें इससे आम आदमी का कोई लेना देना नहीं। ठीक इसी प्रकार एक्जिम बैंक है वो आयात निर्यात के लिए काम करती है, सिडबी स्मॉल इंडस्ट्री को डेवलपमेंट के लिए काम करती है, NHB नेशनल हाउसिंग सेक्टर को डेवलप के लिए काम करती है, IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया तो उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए काम करती है। तो ये सभी चीजें। NBFC का मतलब है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। देखिए इसके फुल फॉर्म से ही आप समझ पा रहे हैं कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, इसका मतलब ये है कि जो कंपनी एक्ट 1956 के तहत इनका गठन किया जाता है। कुछ ऐसे NBFC होते हैं जो RBI के नियंत्रण में आते हैं, और कुछ ऐसे NBFC होते हैं जो RBI के नियंत्रण से बाहर है। ठीक है, उनके लिए एक अलग से रेगुलेटरी बनाई गई है। जैसे LIC की हम बात करें तो LIC NBFC है, लेकिन इसके लिए अलग से IRDA जो रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसको बनाया गया। कई सारे ऐसे संस्थान हैं, नॉन फाइनेंशियल संस्थान हैं जो बैंकिंग सेक्टर में है, तो स्वाभाविक रूप से कि वो RBI के कंट्रोल में आएंगे, और अगर वो अन्य सेक्टर में काम करते हैं तो कुछ आते हैं कुछ नहीं आते। इन पे डिटेल हम डिस्कशन करेंगे आगे की क्लास में। अभी इसमें एक सिंपल, क्योंकि आज की जो क्लास है वो जनरल इंट्रोडक्शन की है, और ऑल इंडिया जो आपके जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या वित्तीय संस्थाएं हैं उनपे तो हम सामान्य चर्चा कर रहे हैं, केवल आपको इतना पता चल जाए कि ये कंसेप्ट जो है वो क्या है, फिर हम डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम असंगठित मुद्रा बाजार, जो कि मुद्रा बाजार का एक दूसरा पार्ट है, इसमें सेठ, साहूकार, महाजन, प्राइवेट बैंकर, ये सब आते हैं। ठीक है, तो ये भी एक तरीके से क्या है, मुद्रा का लेन देन करते हैं, लेकिन ये रेगुलेटेड नहीं है। किसके द्वारा? RBI के द्वारा रेगुलेटेड नहीं है, और RBI के द्वारा रेगुलेटेड नहीं है, इसलिए ये बड़ी समस्या हो जाती है, क्योंकि इनका फिर जो ROI होता है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, वो बहुत ज्यादा हाई होता है, और सामान्यतः ये गांव देहात में काम करते हैं सामान्यतः। हालांकि अब शहरों में भी काफी ऑर्गेनाइज तरीके से ये प्राइवेट बैंकर काम करते हैं, लेकिन इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ब्याज की दर है वो 5% से नीचे तो होती नहीं। और एक अच्छी बात यह है कि एक बार अगर इनसे आपने लोन ले लिया तो बहुत मुश्किल है कि इनका लोन आप चुका पाए। जो भी चीजें आपने यदि गिरवी रखी है तो आप ये मान के चलिए कि उनको आप नहीं छुटा सकते। और इससे क्या होता था कि असंगठित मुद्रा बाजार के बढ़ने से किसानों का या जो आम आदमी का जो शोषण था वो काफी बढ़ रहा था। इसी वजह से भारत सरकार ये चाह रही थी कि भारत के जो लोगों का वित्तीय समावेशन है वो किया जाए। अब वित्तीय समावेशन क्या होता है? तो देखिए, वित्तीय समावेशन का मतलब ये है कि सभी भारत के जो नागरिक हैं उनकी बैंक तक पहुंच सुनिश्चित हो। सिंपल सी भाषा में उसको अपन क्या बोलते हैं? वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, है ना। यानी कि सभी की अकाउंट जो है वो बैंक में खुल जाए, यानी कि बैंक तक सभी की, चाहे वो गरीब आदमी हो, किसान हो, महिलाएं हैं, उन सभी को बैंक से लेन देन सुनिश्चित हो जाए, बैंक में उनका अकाउंट खुल जाए, तो उसको अपन बोलते हैं वित्तीय समावेशन। और इसमें भारत सरकार काफी कामयाब हुई है, क्योंकि जनधन जो योजना थी ये वित्तीय समावेशन के लिए क्रांतिकारी साबित हुई है, और इससे लगभग 40 करोड़ अकाउंट है वो खोले गए हैं। कई लाख करोड़ इसमें जो पैसा है वो इन्वेस्टमेंट हुआ है। और आप ये समझ जाइए कि संगठित मुद्रा बाजार जितना ग्रोथ करेगा, यानी कि जितना लोग बैंकों से लेन देन करेंगे, उतना असंगठित मुद्रा बाजार है वो ऑटोमेटिकली हतोत्साहित होगा।
और भारत सरकार इसमें कामयाब रही है। हम इन पे और डिटेल चर्चा करेंगे कि इनके क्या फायदे नुकसान हैं और क्या क्या समस्याएं हैं, कहां तक अभी इसमें और सुधार होना है, तो इन सब पे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज हम थोड़ा थोड़ा बात करें। अब क्योंकि हम बात करेंगे बैंकिंग संस्थान, बैंकिंग संस्थाएं कितने प्रकार की होती हैं इंडिया में और कौन कौन सी बैंक है वो काम कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात है, सबसे पहले तो कमर्शियल बैंक, ऐसे बैंक जो लाभ के लिए काम करते हैं और सभी प्रकार के बैंकिंग नॉर्म्स का पालन करते हैं, वो कमर्शियल बैंक होते हैं सिंपल सी भाषा में। दूसरा है आरआरबी यानी कि रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तीसरी है कोऑपरेटिव बैंक यानी कि सहकारी बैंक, ठीक है। और चौथा है ये आपका स्मॉल फाइनेंशियल बैंक यानी कि सूक्ष्म वित्तीय संस्थान या लघु वित्तीय बैंक जो है वो। और अगला है पेमेंट बैंक। ये सभी बैंकों पे हम डिटेल चर्चा करेंगे। कौन सी स्मॉल फाइनेंशियल बैंक पहली बैंक थी, पेमेंट बैंक का काम क्या है, ये स्मॉल फाइनेंशियल बैंक से अलग कैसे हैं, कमर्शियल बैंक और स्मॉल फाइनेंशियल बैंक में क्या डिफरेंस है, इन पे हम चर्चा करेंगे। देखिए प्रीलिम्स में इस प्रकार के कंसेप्चुअल प्रश्न बनने की भी संभावना है और साथ ही साथ इस प्रकार के प्रश्न भी बन सकते हैं कि कौन सी पहली स्मॉल फाइनेंस बैंक थी, कौन सी पहली पेमेंट बैंक थी, कौन सी पहली कोऑपरेटिव बैंक थी, कौन सी पहली आरआरबी बैंक थी। तो इस पे भी डिटेल चर्चा होगी नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि कमर्शियल बैंक का भी क्लासिफिकेशन है, वो दो पार्ट में किया गया है। एक है अनुसूचित बैंक यानी कि शेड्यूल्ड बैंक, दूसरी है गैर अनुसूचित बैंक यानी कि नॉन शेड्यूल्ड बैंक। देखिए इसको मैं केवल अभी आपको बस इतना समझा देता हूं कि जो आरबीआई एक्ट 1934 की अनुसूची 2 यानी कि जो लिस्ट है, उस लिस्ट के जो दूसरी लिस्ट है उनमें जो बैंकों का नाम है उनको बोला जाता है अनुसूचित बैंक, और उसमें नाम नहीं है उनको बोला जाता है गैर अनुसूचित बैंक। इनमें क्या डिफरेंस है इस पे भी चर्चा होगी, ठीक है। लेकिन अनुसूचित बैंक को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, देशी बैंक और विदेशी बैंक, ठीक है, डोमेस्टिक और फॉरेन, ठीक है। अब फॉरेन बैंक में भी कई सारी बैंक आती हैं, जैसे एचएसबीसी बैंक, डाउचे बैंक, ठीक है, और भी कई सारी बैंक है वो आती है। और देशी बैंक का क्लासिफिकेशन है दो प्रकार से है, एक पब्लिक सेक्टर की बैंक है और एक प्राइवेट सेक्टर की बैंक है। और आपकी जो पब्लिक सेक्टर की बैंक है वो भी दो पार्ट में डिवाइड है, एक राष्ट्रीयकृत बैंक है और एक गैर राष्ट्रीयकृत बैंक है। अगर जो बच्चे यहाँ तक अगर मेरा लेक्चर सुन रहे हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि एसबीआई कैसी बैंक है, नेशनलाइज्ड बैंक है या नॉन नेशनलाइज्ड बैंक है, ठीक है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि एचडीएफसी जो प्राइवेट बैंक है, बड़ी बैंक है, एक्सिस ये आईसीआईसी ये भारत की 3 सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक है। इन पे भी हम चर्चा करेंगे कि आखिर इनमें क्या डिफरेंस है, यानी कि जो राष्ट्रीयकृत गैर राष्ट्रीयकृत बैंक है इनमें क्या अंतर है। सभी बैंकों पे डिटेल चर्चा होगी अगली क्लास में। क्योंकि हम बात मुद्रा बाजार की कर रहे हैं तो हमको ये बात पता होना चाहिए कि आखिर मुद्रा कहते किसको है, कौन सी ऐसी चीज है जिसे मुद्रा कहा जाएगा और मुद्रा के प्रकार कौन से हैं और भारत में अभी तक कितने प्रकार की मुद्रा का विकास हुआ है। इसके बाद ही हम आरबीआई पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो मेरा प्रश्न है कि मुद्रा आखिर किसे कहा जाता है, तो मुद्रा की यहां मैंने परिभाषा दी है कि जो मनी है वो किसे कहते हैं, कोई भी एक ऐसी वस्तु, कोई भी एनीथिंग दैट एक्सेप्टेड अ मीडियम ऑफ पेमेंट, यानी कि कोई भी एक ऐसी वस्तु जो लेन देन को पूरा करने के लिए भुगतान के माध्यम के रूप में स्वीकार की जाती हो, उसको अपन क्या बोलेंगे, मुद्रा। उदाहरण के लिए करेंसी नोट्स को हम लेन देन में इस्तेमाल करते हैं, सिक्कों को हम लेन देन में इस्तेमाल करते हैं, चेक जो है वो लेन देन में इस्तेमाल होते हैं, बैंक ड्राफ्ट है लेन देन में इस्तेमाल होते हैं। तो कोई भी एक ऐसी वस्तु जो आपके लेन देन का माध्यम बनती है उसको आप मुद्रा के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। वो गोल्ड भी हो सकता है, वो और भी कुछ चीज हो सकती है, वस्तु भी कभी वस्तु के रूप में इस्तेमाल होती है। तो ये सभी जो है वो मुद्रा के रूप में आती है, ठीक है, जैसे करेंसी नोट, कॉइन्स, चेक, बैंक ड्राफ्ट आदि, है ना। अब प्रश्न ये है, क्योंकि हम मुद्रा पढ़ लिए तो मुद्रा बाजार क्या है, क्योंकि हमें मुद्रा बाजार ही पढ़ना है, रेगुलेटेड बाय आरबीआई है, अंततः हम वहीं पहुंचेंगे। तो मुद्रा बाजार एक ऐसा बाजार, देखिए बाजार का मतलब लेन देन, तो एक ऐसा बाजार है जहां जिनके पास मुद्रा अधिक है उन लोगों के पास मुद्रा पहुंचाना जिन लोगों के पास मुद्रा की कमी है। तो मनी मार्केट क्या है, आ मार्केट वर्क्स ट्रांसपोर्ट करेंसी फ्रॉम पीपल हु हैव इट इन एक्सेस, यानी कि जिनके पास ज्यादा है और
उन लोगों तक पहुंचाना जिनके पास मार्क जो मुद्रा की कमी है। ठीक है, सिंपल सी बात है। मुद्रा बाजार क्या है? जिन लोगों के पास मुद्रा अधिक है उन लोगों से मुद्रा उन लोगों तक पहुंचाना जिन लोगों को मुद्रा की आवश्यकता है, और इसके लिए सबसे ज्यादा मीडिएटरशिप का काम करता है तो वो है बैंकिंग संस्थान। आप देखिए बैंकों में क्या होता है, जो जिन लोगों के पास पैसा ज्यादा है वो बैंक में जाके जमा कर देते हैं, और जिन लोगों को पैसे की आवश्यकता है वो ऋण के रूप में पैसा ले लेते हैं। तो पूरे मुद्रा बाजार की अगर रीढ़ कोई है तो है बैंकिंग संस्थान। इसलिए आपको मुद्रा बाजार में हम बैंक ही पढ़ाएंगे, यानी कि हम बैंक ही देखेंगे कि बैंक जो है वो किस तरीके से इसमें भूमिका निभा रहे हैं। और इसके बाद जो हमारा जो मुद्रा का प्रकार है, तो दो प्रकार की मुद्रा होती है। एक होती है वैधानिक मुद्रा, एक होती है साख मुद्रा। वैधानिक मुद्रा मतलब लीगल टेंडर, यानी कि जो लीगल टेंडर उनको कहते हैं जो आरबीआई के द्वारा जारी किए जाते हैं, और आरबीआई एक्ट के तहत इनको छापा जाता है। इसमें सिक्के आते हैं और करेंसी नोट्स। ठीक है, जैसे अगर आपको याद है जब मोदी जी ने 500 और 1000 के नोट बंद किए थे तो उन्होंने ये घोषणा की थी कि आज रात 12 बजे से 500 और 1000 के लीगल टेंडर अब लीगल नहीं रहेंगे। ठीक है, तो लीगल टेंडर का मतलब है जो आरबीआई के द्वारा सिक्के, हालांकि सिक्के भारत सरकार के द्वारा जारी किए जाते हैं, और फिर भी आप सामान्य भाषा में ये समझ लीजिए कि आरबीआई जो करेंसी नोट जारी करती है उनको लीगल टेंडर कहा जाता है। और साख मुद्रा उस मुद्रा को कहते हैं जो वित्तीय संस्थाओं के द्वारा जारी की जाती है, जैसे चेक और बैंक ड्राफ्ट, बॉन्ड वगैरह हैं। अब देखिए इनमें जो साख मुद्रा यानी कि ये पूरी क्रेडिट पे चलती है। इसका मतलब ये है कि आपको अगर विश्वास है तो किसी का चेक ले लीजिए, अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप चेक मत लीजिए। ऐसे ही आपके बैंक ड्राफ्ट के बारे में, इनके लिए कोई भी जरूरी नहीं है कि इनको आप स्वीकार करें। सीधी सी बात है, आप स्वीकार कर भी सकते हैं, आप स्वीकार नहीं भी कर सकते हैं, आप मना कर सकते हैं, लेकिन ऐसा लीगल टेंडर के बारे में नहीं है। ठीक है, लीगल टेंडर में आप चाहे सिक्के हो चाहे वो करेंसी नोट्स हो, उनको आप लेने से मना नहीं कर सकते। और अगर ऐसा आपने किया तो जैसे कुछ लोग हैं जो सिक्कों को, कई सारे सिक्कों को लेने से मना कर देते हैं, जबकि भारत सरकार ने उन सिक्कों को चला रखा है। और अगर आपने उन सिक्कों को लेने से मना किया तो ये कॉइनेज एक्ट 2011 का उल्लंघन है। ठीक है, और इसके लिए आपको सजा तक का प्रावधान है, लेकिन कोई मानता नहीं है। ठीक है, लोग अपने हिसाब से सिक्के चला रहे हैं और उनको मना कर रहे हैं। अब हमने ये बात की, तो अब हम ये देखते हैं कि भारत में अभी तक कितने प्रकार की मुद्रा का विकास हुआ है, कौन कौन सी मुद्रा अभी तक अस्तित्व में आई और वो क्यों उनको वापस ले लिया गया या उनका चलन में कम हो गई, वो उनका ज्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ। तो मुद्रा विकास में सबसे पहले यदि कोई सिस्टम चलता था प्राचीन काल में तो उसको बोला जाता था वाटर सिस्टम या फिर वस्तु विनिमय प्रणाली। इसका मतलब यह है कि एक वस्तु के बदले कोई व्यक्ति दूसरा वस्तु है उसको खरीद बेच सकता था। जैसे सामान्यतः गांव में अगर आज भी आप जाएंगे तो अनाज के बदले सब्जी का लेन देन आज भी चलता है। ठीक है, जिसको जरूरत होती है वो अनाज दे देता है और सब्जी ले लेता है, तो इसको बोला जाता है वाटर सिस्टम। देखिए वाटर सिस्टम में सबसे बड़ी समस्या थी कि इसमें दोहरा संयोग होना जरूरी था, और साथ ही साथ इसका ट्रांसपोर्टेशन था वो बड़ा महंगा था, और ट्रांसपोर्टेशन कई बार नहीं भी हो पाता था। तो इसमें हमें यहाँ पे दोहरा संयोग, जिसको डबल को इंसिडेंस बोला जाता है, ये क्या है? देखिए इसमें ऐसे समझिए कि मान लीजिए कोई व्यक्ति यानी कि मैं ही हूं और मेरे पास केला का उत्पादन मैं करता हूं, लेकिन मुझे जो है ये आप इसको क्या बोलते हैं, पाइनएप्पल चाहिए। ठीक है, और एक व्यक्ति है, मान लीजिए आप हैं, आपके पास पाइनएप्पल है लेकिन आपको कुछ और चाहिए, ये एप्पल चाहिए। तो अब ऐसी स्थिति में आप बताइए क्या ये सौदा कंप्लीट हो सकता है? भाई मुझे चाहिए पाइनएप्पल और आपको चाहिए एप्पल, नहीं होगा। ये सौदा कब कंप्लीट होगा? जब आपको भी पाइनएप्पल चाहिए और मुझे भी आप पाइनएप्पल बेचना चाहें और मैं पाइनएप्पल खरीदना चाहूं। तो इसका मतलब ये है कि दो लोगों के बीच में एक साथ संयोग यदि होगा तभी वो सौदा कंप्लीट होगा, नहीं तो नहीं होगा। सीधी सी बात है। तो ये समस्या रहती थी और इसकी वजह से इसमें कई बार सौदे कंप्लीट नहीं हो पाते थे। जैसे आप कोई चीज मंडी में लेके गए बहुत हैवी ट्रांसपोर्टेशन करके और वहां पे डबल कोइंसिडेंस की वजह से आपकी वस्तु नहीं बिकी, तो एक तरीके से वो बर्बाद होने की संभावना थी। इस समस्या के समाधान के लिए सिक्कों का विकास किया गया। देखिए सिक्कों के विकास की अगर हम बात करें तो भारत में जो इसका इतिहास है वो काफी पुराना है। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि भारत में मौर्य काल से जो सिक्के हैं वो संचालित हो रहे थे। ठीक है,
कई आगे भी कई लोगों ने मौर्योत्तर काल में भी सिक्के जारी हुए, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के। ये आप इतिहास में आप पढ़िएगा कि किसी ने, कौन से राजा ने कौन से सिक्के जारी किए थे। ठीक है, अगर हम आधुनिक सिक्कों की बात करें तो ये शेरशाह सूरी जो रुपया है, शेरशाह सूरी के द्वारा जारी किया गया था और रुप्यकम के नाम से तब इसको जाना जाता था, और वही उसी का मॉडर्न रूप है वो हमारे सामने आज है। तो ये सिक्कों के इतिहास की बात है। और अगर आप भारत में आजादी के बाद की बात करें तो भारत में आजादी के बाद भी सिक्के चल रहे थे, लेकिन जो भारत में सिक्कों की दशमलव प्रणाली यानी कि जो डेसिमल सिस्टम है वो भारत में अपनाया गया था 1957 से। ठीक है, और उससे पहले भारत में सिक्कों का आने के रूप में ये चलन होता था, यानी कि 16 आने का 1 रुपया भारत में होता था, और 1 आने में 4 पैसे हुआ करते थे। ये सिस्टम बदल के 1957 में 100 पैसे का 1 रुपया बनाया गया। तो आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब सिक्कों में क्या समस्या थी, तो मानक सिक्कों का अभाव था, यानी कि जो स्टैंडर्ड सिक्के थे उनकी समस्या थी, और उनकी नकल कोई भी आसानी से कर सकता था। और सिक्कों का भी ट्रांसपोर्टेशन में बड़ी समस्या थी कि आप बोरा भर के ले जाओ सब्जी लेने या कुछ और चीज लेने, और पता चले बीच में चोरी होगी तो बड़ी समस्या हो जाएगी, तो फिर वो लेन देन कंप्लीट नहीं हो सकता। तो ट्रांसपोर्टेशन यहाँ भी समस्या थी। तो इसके समाधान के लिए जो है वो कागजी मुद्रा का इजाद हुआ। और कागजी मुद्रा में समस्या जो है, अब देखिए कागजी मुद्रा क्या होती है ये बताने की जरूरत नहीं, हाँ, लेकिन इतना आप समझ लीजिए, अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत में कागज की मुद्रा कब जारी हुई, तो 1861 में ऑफिशियल रूप से भारत सरकार, यानी कि तब ब्रिटेन की सरकार थी, तो 1861 से भारत में पहली बार जो करेंसी नोट्स हैं वो छपे। और आजादी के बाद 1949 में 1 रुपया जिसपे अशोक स्तंभ छपा था उसका नोट जो है वो आपका जारी हुआ 1949 में। और अगर आप सिक्कों में गांधी सीरीज की बात करें तो 1987 में 500 रुपए का गांधी का नोट वो है वो जारी हुआ था। तो ये आप एक तरीके से नोट या करेंसी की हिस्ट्री है 1861, 1957, सॉरी 1949 और 1987। तो ये आप याद रखिए। प्लास्टिक, अब देखिए इसमें क्या समस्या थी, इसमें नकली मुद्रा की समस्या आ गई, और ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे भी समस्या बने रहे, क्योंकि छोटे छोटे वैल्यू के जो मुद्रा थी या करेंसी नोट्स वो छापे जा रहे थे, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, तो उनका भी बंडल बनाओ तो 1000 रुपए में भी एक तरीके से काफी बड़ी मात्रा में वो मुद्रा कैरी करनी पड़ती थी, फिर उसको ले जाना पड़ता था। तो ट्रांसपोर्टेशन और नकली नोटों की समस्या यहाँ पे बनी थी। इसको दूर करने के लिए प्लास्टिक मनी इजाद की गई। अब प्लास्टिक मनी का मतलब यहाँ पे 2 है, या तो कागज के नोट्स को प्लास्टिक के फॉर्म में इजाद किया जाए, या फिर एटीएम भी प्लास्टिक मनी के रूप में आता है। अगर हम यहाँ पे भारत में एटीएम की बात करें तो 1987 में एचएसबीसी बैंक, जो कि भारतीय बैंक नहीं थी, लेकिन इसने एचएसबीसी है ना, हांगकांग एंड संघाई बैंक कॉरपोरेशन है, ये चाइना की बैंक है, और आजकल काफी चर्चाओं में रहती है क्योंकि ये इलीगल एक्टिविटी में काफी इन्वॉल्व रहती है। तो एचएसबीसी ने पहली एटीएम मशीन जो इंडिया में लगाई थी 1987 में, और एटीएम कार्ड जारी किए थे। ठीक है, भारत की अगर बात करी जाए तो पहली भारतीय बैंक थी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, है ना। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने पहली मशीन एटीएम लगाई थी, है। लेकिन इसमें भी समस्या क्या थी, इसमें समस्या ये थी कि आपके जो है वो नकली मुद्रा वगैरह इसकी तो समस्या सॉल्व हो गई, लेकिन ट्रांसफर, पैसा ट्रांसफर कैसे किया जाए। आप अपना एटीएम रख के कहीं पे भी ले जाके पैसा निकालो, लेकिन आसानी से ट्रांसफर जो है वो पैसा नहीं हो रहा था। और दूसरी बात, साइबर अपराध की संभावना इससे बढ़ गई कि मान लीजिए आपका एटीएम खो गया, किसी ने चुरा लिया, कुछ भी हो गया, हैक हो गया, तो फिर वो आपका पैसा है वो चला जाएगा। इस समस्या को समाधान के लिए, ट्रांसफर की जो समस्या को समाधान करने के लिए डिजिटल लेन देन अस्तित्व में आया, यानी कि वॉलेट अस्तित्व में है ना। एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में बहुत आसानी से पैसा ट्रांसफर किया जा सकता है, और जो यूपीआई जो है वो उसी का एक हिस्सा है। और कई सारे जो वॉलेट हैं वो चल रहे हैं, जैसे बहुत आसानी से ट्रांसफर पैसे हो रहे हैं, और पेमेंट बैंक भी उसी का हिस्सा है ना। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा, लेकिन इसमें क्या समस्या आ गई, साइबर अपराध, ठगी की संभावनाएं काफी बढ़ गई। हालांकि अब आप ये मानिए कि अभी यही चल रहा है, ठीक है, और ऐसा नहीं है कि जो मैंने ऊपर के जो 3-4 प्रकार पढ़ाए वो बंद हो गए, सभी आज भी अस्तित्व में है। लेकिन अभी जो सबसे ज्यादा लेन देन हो रहा है वो डिजिटल लेन देन हो रहा है,
और डिजिटल करेंसी है वो भी भारत सरकार की जारी हो गई, जिसको आगे आप यहाँ देखिए CBDC के रूप में जाना जा रहा है। लेकिन ये वर्चुअल करेंसी है, ठीक है। और वर्चुअल करेंसी, पहली वर्चुअल करेंसी का नाम था बिटकॉइन, है ना। और बिटकॉइन जो है वो जापान के एक व्यक्ति जिसका नाम था सतोशी नाकामोतो, क्या नाम था, सतोशी नाकामोतो। तो सतोशी नाकामोतो ने बिटकॉइन इजाद किया 2008 में, है ना। तो ये आप याद रखिए, अगर आपको पूछा जाए कि बिटकॉइन जो है वो कब जारी हुआ था, 2008 में। और भारत सरकार की जो करेंसी है CBDC, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ये अभी हाल ही में जारी हुई है और अभी इसका ट्रायल चल रहा है, इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं हुई है। पायलट प्रोजेक्ट कई जगह चल रहे हैं और भारत सरकार इसको भी बहुत जल्दी आम जनता के लिए लागू करने वाली है। आम जनता के लिए लागू हो गई लेकिन पॉपुलर नहीं हुई है। तो वर्चुअल करेंसी भी अभी अस्तित्व में आ चुकी है, इसके लेन देन भी हो रहे हैं, लेकिन इसमें कई सारी समस्या है। और वो समस्या ये है कि इससे क्या हो रहा है कि बैंक सिस्टम है वो बाईपास हो रहा है। इंटरनेशनल लेवल पे किसी भी बैंकिंग चैनल से गुजरने की जरूरत नहीं है, जिससे जो आतंकवादी जो गतिविधियां हैं, साइबर अपराध हैं, वो बढ़ रहे हैं, ठीक है। टेरर फंडिंग जो है उसकी संभावना बढ़ रही है। तो वर्चुअल करेंसी में कई सारी समस्या है, इसलिए भारत सरकार ने बिटकॉइन जैसी वर्चुअल करेंसी को अनुमति नहीं दी है। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो मुद्रा का विकास है, क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है, और फिर भी मैंने आपको समझाया कि ताकि कुछ चीजें, जो कुछ फैक्ट है, अगर इधर उधर से भी पूछे जाते हैं तो वो आपको बन जाए, ठीक है। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी जो अगली क्लास होगी वो RBI से रिलेटेड होगी, यानी कि RBI की स्थापना से लेके RBI के सभी प्रकार के कार्य और जो टूल्स जो है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, यानी कि जो हमारी अगली क्लास होगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। और अगर आपको ये समझ में आई है क्लास, तो इसको आप जो भी बच्चे प्रीलिम्स दे रहे हैं या जो अपेयर हो रहे हैं या फिर जो तैयारी कर रहे हैं, उनको आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा पाए। हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए